वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च 2022 और 29 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास शुरू होने जा रही है। क्या है मोटिवेशनल स्पीच? पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, रखो हौसला खुद पर ए यार, रखो हौसला खुद पर ए यार, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? तो अपने राजस्थान के अंदर। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2021 का सम्मान दिया गया? तो मंजू देवी और बाबूलाल को। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो बीकानेर में किया जाएगा। नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने 19 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चयनित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन संबल। इनको अच्छे तरीके से याद रखना, ये ऑपरेशन संबल। और कल मैंने बूस्टर डोज में सारे भारत के मुख्य जो वर्तमान में करंट में पिछले 2 साल के ऑपरेशन है वो सारे बता दी। तो ये थे कल की रिवीजन की क्लास। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो पहले तो, क्योंकि आप देखते हो 10 से 12 हजार लोग 24 घंटों में देखते हैं, विद्यार्थी देखते हैं, लेकिन आपके लाइक का बटन 2000 तक ही नहीं पहुंचता है, 1000 ही नहीं पहुंचता है। ये बड़ी दुख की बात है। अभी इतनी मेहनत से आपको सुबह बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी टाइम के आपको करंट दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपको सिर्फ आपका पास स्मार्टफोन है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप लाइक तक नहीं कर सकते, उसमें बिल्कुल आपका खर्चा नहीं लगता है। तो सारे विद्यार्थी देखो, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो सबकी सपोर्ट और स्नेह, ये प्यार होता है। अकेले खुद की खुदगर्जी अगर हम काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हम सबकी सपोर्ट के साथ हमें काम करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया, बेल आइकन का घंटा दबा लेना, और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पीटीआई की क्लास चल रही है, पीटीआई की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। और पीटीआई की आपको पता है 2500, 3000, 5000 भी वैकेंसी आ सकती है। अभी विज्ञापन दिया हुआ है, हो सकता है। तो पीटीआई के जितने विद्यार्थी आपके भाई बहन हैं उनको बता देना, नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है। और भी 1 अप्रैल से दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जो 100% आते हैं, सेकंड पेपर जो 130% आते हैं, दोनों की एकदम पूरी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से जन आधार कार्ड, राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजना है उनमें जन आधार कार्ड लागू किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 अभी आने वाली है। ये 2-3 दिन बाद ही 1 अप्रैल 2022 आएगी। और कौन सा कार्ड? जन आधार कार्ड। जो पहले चलता था भामाशाह कार्ड चलता था ना, पहले भामाशाह कार्ड, उसकी जगह जन आधार कार्ड ये चल गया। अब सरकार ने कहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो जन आधार कार्ड पर ही आधारित होगी। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से हो रही है। तो देखिए पूरी डिटेल आपको बताता हूं। 1 अप्रैल 2022 से सरकारी योजनाओं के लिए अब जन आधार कार्ड जरूरी होगा। चाहे वो आप राशन कार्ड है, चाहे कुछ है, उसकी सब जगह राशन वगैरह जहां भी लोगे जहां जन आधार कार्ड होगा। जिसके पास जन आधार कार्ड नहीं होगा वे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएगी। जन आधार कार्ड से जुड़ने के से एक क्लिक पर पूरे परिवार की जानकारी मिल सकेगी। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। जैसे आधार कार्ड है ना, वैसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें अब देखो 5 लाख से 10 लाख कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, पालनहार योजना, कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ, प्रसूति सहायता योजना, कौशल विकास सहित अन्य योजनाओं के लाभ जन आधार कार्ड से जुड़ने पर ही मिलेंगे। यानी मोटी मोटी बात है, राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अब जन आधार कार्ड होने पर ही मिलेगा। उसे जुड़ा होना चाहिए। तो जिसका नहीं जुड़ा हुआ है अब तक वो उसे जुड़वा ले।
फायदा रहेगा। और राजस्थान जन आधार कार्ड लॉन्च करने की घोषणा सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को की थी। किसकी जगह? भामाशाह की जगह। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि इनमें नई नई स्कीमें चलती रहती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? देखो, शोर होता है बहुत सारी शहरों में, इतना ज्यादा शोर होता है कि मानो हानिकारक हो जाता है स्वास्थ्य के लिए। तो भी यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? जयपुर शहर शामिल हुआ। भी भारत के 5-7 शहर हैं, उनमें जयपुर शामिल हुआ है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का जयपुर शहर शामिल हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सर्वाधिक शोर वाला शहर माना गया है। और कल परसों ही मैंने आपको प्रदूषण रिपोर्ट दी थी, प्रदूषण रिपोर्ट, हवा प्रदूषित है, उसमें भी ये ढाका पूरे बांग्लादेश है वो पूरे विश्व में टॉप पर है। और यहाँ शोर के मामले में भी ढाका सबसे ऊपर माना गया है। विश्व के 61 शहरों में भारत का मुरादाबाद जो यूपी में है, कोलकाता, आसनसोल व जयपुर शामिल है। 25 डेसिबल से अधिक का शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ध्यान रखना, विश्व में ये भारत के कुछ ही शहर है, मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर ये शामिल हुए हैं, उसमें अपना राजस्थान का जयपुर भी शामिल हो गया। और जिससे पहले हमने जो प्रदूषित रिपोर्ट देखी थी उसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी अलवर था। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, और काफी चर्चा में भी रहे थे पिछले 5-7 साल पहले। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। ये फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार राज्य के अजमेर जिले के पुष्यमित्र भार्गव को फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया। पुष्यमित्र भार्गव को 1986 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो 2015 में उन्होंने वापस लौटा दिया। पुष्यमित्र भार्गव को 1986 में भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था, लेकिन उन्होंने 2015 में इसे वापस लौटा दिया था। ये काफी चर्चा में रहे थे। तो कौन से? याद रखना बस इतनी बात। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव, जिनका संबंध अजमेर जिले से है, फ्रांस के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ये है पुष्यमित्र भार्गव जी, प्रदेश और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अगला देखिए, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये 20 मार्च से स्टार्ट हुआ था और आज 29 मार्च है, आज तक ये चलेगा। कहां किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र, जो शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर है, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन 20 से 19 मार्च तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम कहते हैं राजीविका, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, राजीविका का पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। और जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन दोनों के सहयोग से राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जा रहा है। अब ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है, बहुत बार सीधा ही आ जाता है प्रश्न। जवाहर कला केंद्र है, रंगमंच है, ये कहाँ पे? जयपुर में। इस जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर कहाँ पे हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। और इसका वास्तुकार पूछा जाता है कई बार। जवाहर कला केंद्र का जो वास्तुकार था वो चार्ल्स कोरियल था। कौन है? चार्ल्स कोरिया था, ये याद रखना। ये पेपर में तो इसने 1986 में इसका वास्तु चित्र बनाया था, जबकि ये बनकर जवाहर कला केंद्र है वो कब बनकर तैयार हो गया था? 1993 में। इसलिए इसकी स्थापना पूछे तो 1993 में
हुई थी। तो इसको याद रखना। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ व प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, खेल खिलाड़ियों से ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही पूछे जाएंगे। हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का संबंध है हैंडबॉल से। किसे? हैंडबॉल की खिलाड़ी है वर्षा जाखड़, प्रियंका मीणा। क्यों चर्चा में आई, क्या ऐसा कारण था? तो देखिए अभी डिटेल। हाल ही में भारत ने कजाकिस्तान में एशियाई जूनियर गर्ल हैंडबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हमारी भारतीय टीम ने भारतीय टीम की जो महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है, महिला हैंडबॉल की टीम है, उसने स्वर्ण पदक जीता कजाकिस्तान में। किसमें? एशियाई जूनियर गर्ल हैंडबॉल में। उस राजस्थान में, उस टीम के अंदर, भारतीय टीम में राजस्थान के नागौर की वर्षा जाखड़ और 12 की प्रियंका मीणा शामिल थी। इसलिए चर्चा में आ गया कि भारत ने स्वर्ण पदक जीता, यानी बहुत सालों बाद ये जीता ही नहीं, पहली बार ऐसा कारनामा किया है। और उसमें कारनामे में मुख्य भूमिका अपने राजस्थान के नागौर की वर्षा जाखड़ और 12 की प्रियंका मीणा। इसलिए पेपर में यह पूछा जा सकता है, वर्षा जाखड़ और 12 की प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से है? हैंडबॉल से है। तस्वीर दिखाता हूं मैं इनकी। ये देखिए, प्रियंका मीणा और ये वर्षा जाखड़, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और भारत ने स्वर्ण पदक जीता। 41वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपाउंड में प्रदेश की प्रिया गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? 41वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपाउंड में प्रदेश की प्रिया गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? तो एक रजत जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। तो जम्मू में चल रही 41वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के कंपाउंड में राजस्थान की प्रिया गुर्जर ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। प्रिया गुर्जर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर और रैंकिंग में कांस्य पदक जीता। बस याद रखना, प्रिया गुर्जर ने 41वीं राष्ट्रीय सीनियर कहां पे? जम्मू के अंदर एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। अगला देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? बहुत बड़ी परियोजना है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक औद्योगिक गलियारा, जिसका नाम है DMIC परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? तो जापान से। किसे? जापान से सहयोग मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। देखिए पूरी डिटेल बताता हूं। इस परियोजना में तकनीकी और आर्थिक सहयोग जापान के द्वारा किया गया है। इस परियोजना का विस्तार नोएडा उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र तक है। राज्य का लगभग 60% क्षेत्र, जिसमें जयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा जैसे प्रमुख जिलों सहित 22 जिले शामिल हैं, इस परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आता है। राजस्थान का 60% हिस्सा। इस परियोजना में 22 औद्योगिक क्षेत्र और 8 निवेश क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान में देखो प्रथम चरण में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में आएंगे, खुसखेड़ा अलवर में और भिवाड़ी अलवर में निमराना निवेश क्षेत्र है। और दूसरा है जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ये विकसित होंगे भी। 8 निवेश क्षेत्रों में 22 औद्योगिक क्षेत्रों में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र और जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र देखो कौन कौन से? जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र आएगा, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र आएगा और जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र आएगा। उसके अलावा निवेश क्षेत्र कौन से आएंगे? खुसखेड़ा, निमराना, भिवाड़ी निवेश क्षेत्र और अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, ये इसमें शामिल है। राज्य का लगभग 60% हिस्सा इसमें आएगा और लगभग 22 जिले कवर हो जाएंगे। कौन सी योजना है ये? DMSI। और किसके सहयोग से? आर्थिक सहयोग, और ये याद रखना जापान के सहयोग से। तो यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर बन जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? जापान। इसमें राजस्थान का 60% हिस्सा है, लगभग 22 जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है? एक तो मीना राजू मंच है, एक गार्गी मंच का आयोजन किया गया था। इनका संबंध किस विभाग से है, किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा क्षेत्र से। शिक्षा क्षेत्र से क्या है? पेपर में सीधा ही आ गया ना, ऐसे तो घूम जाओगे, वैसे तो याद रह जाएगा क्योंकि गार्गी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चियों को 10वीं 12वीं में 75% से ऊपर अंक वालों को। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मीना राजू व गार्गी मंच क्या क्या है देखो। समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना व बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी अनियमित या अनामांकित छात्राओं के माता पिताओं को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए कक्षा 6 से 8 में
पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 19,284 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना राजू मंच का गठन किया गया। याद रखना, अब मीना राजू मंच का गठन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए किया गया और कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 14,961 माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच का गठन किया गया। अब ये क्वेश्चन आपको पता है कहां से है? ये प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 की, वहां से क्वेश्चन लिए गए, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के जो मुख्य प्रश्न लिए जा रहे हैं। गार्गी मंच 9 से 12 इतना याद रखना भी, गार्गी पुरस्कार 10वीं और 12वीं की बच्चियों को दिया जाता है। और ये याद रखना कौन सी, मीना, जो बालिकाओं को उच्च प्राथमिक विद्यालय उनके लिए मीना राजू का गठन किया गया। ये दोनों मंच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक समीक्षा के जो भी प्रश्न है ना, मैं लगभग आपको क्लियर सारे करवा रहा हूं, एक रोज का करवा रहा हूं। अब ये भी आर्थिक समीक्षा का प्रश्न था, ये आर्थिक तकनीकी सहयोग, तो ये जो चीजें हैं जो पेपर में आने के लायक है, उन सबको मैं करंट के माध्यम से रिवीजन करवा रहा हूं। अब बूस्टर डोज देख लीजिए, शिक्षा की बात आई है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो राज्य में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। इस अधिनियम में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित है। ये तो आपको पता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निजी स्कूलों में 25% सीटों के प्रवेश आय सीमा जो 1 लाख थी, आरटीई जो है ना, आरटीई की जो पहले 1 लाख प्रवेश सीमा की आय सीमा थी, अब बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना, अध्यापिका मंच, ये सारे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और विद्यालयों में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 301 अध्यापिका मंच यानी अधिकतम 100 शिक्षकों का समूह की स्थापना की गई। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम लड़कियों के लिए आत्मरक्षात्मक परीक्षण योजना बालकों के नामांकन, ठहराव और सीखने की वृद्धि को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। अब इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई आत्म प्रशिक्षण यानी सक्षम और एक योजना बालिकाओं के नामांकन बढ़ाया जाए, उनके ठहराव भी क्लास में टिक्स के, वो विद्यालय में टिक्स के वापिस न जाए और सीखने की वृद्धि को बढ़ाने के लिए, तो ये भी सक्षम इंपॉर्टेंट है। अध्यापिका मंच ये भी इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क, और वो मैंने मीना राजू मंच बता दिया और गार्गी मंच बता दिया। तो ये सारी चीजें आपके लिए आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है, तो इनको कहीं से भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से एग्जाम में। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है आपको। टेलीग्राम पे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। और इसकी क्विज भी मैं आपको दे देता हूं, क्विज भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलती है। और जल्द ही अब मार्च महीना पूरा होने वाला, तो पूरा मार्च महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी मिलेगा और जनवरी, फरवरी और मार्च के टॉप 3 महीनों का भी एक साथ वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसे प्रताप क्लासेज का ग्रुप लिंक आता है ना, प्रताप क्लासेज की क्लासें देखे करो, वो हमारे द्वारा तैयार की गई है। हमारी एक चैनल है, उसमें इंडिया करंट अफेयर्स आ रहा है सुबह 7 बजे, वो जरूर देखा करो। और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की, कंप्यूटर की या राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट का वीडियो आ रहा है, तो ये साथ साथ में देखते रहना। वहाँ इंडिया का कवर करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक चीज पे सारा कुछ नहीं दिया जा रहा, इसलिए वहां कवर करवाया जा रहा है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में शीतलाष्टमी का पर्व कब बनाया गया? तो सभी विद्यार्थियों को पता था, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, मेघालय। सबसे ज्यादा किस में आंकी गई है, सबसे कम किस में आंकी गई है? दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब यस्टरडे डोज जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, देखिए यस्टरडे डोज देखो, अच्छा इनके उत्तर नहीं लगाएंगे। राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, जो 1876 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रकाशित हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। दूसरा, राजस्थान केसरी पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी से है? तो राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक से है। किसे? विजय सिंह पथिक से है। इन्होंने 1919-20 में वर्धा महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की थी और 1920 में इसको कहां से निकाला था? अजमेर से निकाला था। 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वही उसी समय। पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। आगी बाण समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो आगी बाण समाचार पत्र जयनारायण व्यास ने ब्यावर अजमेर से 1932 में प्रकाशित किया था और यही राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र भी है। कौन सा? आगी बाण।
याद रखना, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है आगीबाण, जिसको 1932 में जयनारायण व्यास ने ब्यावर से प्रकाशित कराया था। और राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछे सज्जन कीर्ति सुधाकर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इस आगीबाण में समाचार पत्र में सामंती प्रथा के विरुद्ध भी लिखा गया था। और जयनारायण व्यास ने इसके अलावा एक अखंड भारत, ये भी जयनारायण व्यास ने अखंड भारत जयनारायण व्यास ने बंबई से प्रकाशित करवाया था, इसको भी याद रखना। इसके अलावा पोपाबाई की पोल, ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें गलत भी दिए हैं, तो वो सही कर लेना इन क्वेश्चनों को। अब नेक्स्ट हो जाए आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कर्क रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? और किस जिले में किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? सर्वाधिक तिरछी राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को वाला निरंतर जुड़े रहना। शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है और शाम 8 बजे प्रताप क्लासेज पर भी राजस्थान पुलिस के लिए क्लास आती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।